अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों की आपको मेरी आवाज़ गोश गुजार हो रही है? चलो जी, बिल्कुल चुप हो जाओ बेटा, बिल्कुल चुप हो जाओ, फोकस कर लो बोर्ड पे। ठीक है जी बेटा, कोई बात नहीं करे प्लीज़। सर अब तक हमने जितनी चीज़ें पढ़ी है ना, अगले 15 मिनट में मैं उसको यहाँ पर आपके सामने लिस्ट डाउन कर रहा हूँ। देखिए, हमने ये शुरू किया कि एक कंपनी को पैसे देने वाले दो लोग हैं, एक इक्विटी है, ठीक है जी, और वो मांगता है ये रिटर्न, और एक डेट होल्डर है, वो मांगता है ये रिटर्न। तो कंपनी ने ये टोटल रिटर्न कमाना है ई प्लस डी पर, ठीक है जी। फिर हमने डिस्कस किया था कि सर हमारे पास एक चीज़ होती है कैपिटल एम्प्लॉयड, ऐसा कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट प्लस इक्विटी, और हमने इसको डिस्कस किया था कि लॉन्ग टर्म डेट और इक्विटी को एक और तरीके से भी हम डिराइव कर सकते हैं, दैट इज़ फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, और वर्किंग कैपिटल फॉर ऑल मनी कैन बी कैलकुलेटेड एज कैरिंग अमाउंट माइनस करंट लाइबिलिटीज, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ऐसा। फिर हमने ये पढ़ा था मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास इक्विटी और डेट की आप मार्केट वैल्यूज लेते हो इन दी कैलकुलेशन ऑफ वैक, ऐसा है। फिर हमने पढ़ा था कि जनाब, फिर हमने शुरू किया था इक्विटी को, हमने कहा जी इक्विटी इज दी या मार्केट वैल्यू इज दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स फ्रॉम शेयर, ऐसा। अच्छा, फिर हमने देखा था कि जी सिंस कंपनी इज अ परपेचुअल स्ट्रक्चर, dividends will flow to the investor perpetually, ऐसा है। और फिर हमने देखा था कि जी परपेचुटी की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपने सिंपल उसको क्या करना है, आर से डिवाइड करना है, आर डिवाइडेड बाई, ऐसे ही। और चूंकि हमारी कंपनी का डिविडेंड जो है वो क़यामत तक मिलता रहेगा, तो अब हमने ये देखना है कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिविडेंड है, ठीक है जी, डिविडेंड दो तरह से हो सकता है सर, या होगा कांस्टेंट डिविडेंड। कांस्टेंट डिविडेंड की निशानी क्या है कि कंपनी फॉलोज 100% पे आउट पॉलिसी, ऐसा। इफ कंपनी फॉलोज 100% पे आउट पॉलिसी, देन बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स मल्टीप्लाई बाय ROE विल बी आर प्रॉफिट, एंड दिस प्रॉफिट विल ऑल्सो बी आर डिविडेंड, ऐसा है। और अगर डिविडेंड कांस्टेंट है तो सर फिर मार्केट वैल्यू मालूम करने के लिए आपको क्या करना है, डिविडेंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ऐसा। और फिर हमने ये पढ़ा था कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी बराबर है किसके, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। कोई गलत काम तो नहीं कर रहा ना मैं? अच्छा, ये काम करने के बाद फिर हमने सर ये देखा था कि ऐसा भी हो सकता है कि डिविडेंड कांस्टेंट ना हो बल्कि कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग हो। कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड की हमने निशानी क्या बताई थी, कंपनी फॉलोज अ पॉलिसी ऑफ रिटेनिंग a certain percentage of profit, ऐसा। फिर हमने ये पढ़ा था कि जनाब डिविडेंड में ग्रोथ आती है, ठीक है जी, और ये ग्रोथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं सर, हिस्टोरिकल डाटा अगर हमारे पास है तो हम क्या कर सकते हैं, हम मालूम कर सकते हैं कि जी हमारे पास जो ओल्डेस्ट डिविडेंड है मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट रेज टू पावर n
इक्वल्स टू लेटेस्ट डिविडेंड। फिर सर अगर हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा नहीं है तो आप ये कर सकते हो कि आप गॉर्डन्स मॉडल यूज़ कर लो। गॉर्डन भाई क्या कहते थे? गॉर्डन भाई को अल्लाह बख्शे। गॉर्डन भाई ये कहते थे कि B इंटू आर बराबर है ग्रोथ रेट। B क्या है जी हमारे पास? रिटेंशन रेशो। रिटेंशन रेशो का मतलब है कितने परसेंट ऑफ प्रॉफिट आप रिटेन करते हो, और आर क्या है जी हमारे पास? रिटर्न ऑन इक्विटी। ऐसा है। अच्छा, फिर हमने ये पढ़ा था कि जी कंपनी की मार्केट वैल्यू मालूम करने के लिए एक शेयर की है पूरी कंपनी की, सर आपने लेना है डिविडेंड 1 प्लस ग्रोथ रेट। ये डिविडेंड कौन सा है? डी नॉट, अभी वाला डिविडेंड जो अभी थोड़े दिनों पहले दिया कंपनी ने, ऐसा डिवाइडेड बाय के ई माइनस जी। इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि D1 मतलब नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड। ऐसा सही किया मैंने? अच्छा जी, फिर इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि सर के ई भी इसमें अगर मालूम करना हो तो D नॉट इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय P नॉट प्लस जी। ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि D1 डिवाइडेड बाय P नॉट प्लस जी। ये हमने यहाँ तक लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। ऐसा मैं आपके सामने सारा लिख दिया है, आपने इसको देखना है, इसको आंखों में बसाना है तो बसा लें, लिखना है तो लिख लें, अदरवाइज हम आगे बढ़ जाएं। जी मेरा बच्चा, कौन सा? आउट ऑफ कोर्स आगे का नहीं था, मैंने शोध किया है। मुझे अभी भी समझ नहीं आया। हाँ हाँ, अच्छा, नहीं, वेरी गुड, एक्सेलेंट बेटा हैं। को टेंशन सर, नोट्स बनाते हैं लेकिन यार लगा दिया अली अब्बास भाई, हमने लगा दिया इसकी जिम्मेदारी। वेरी गुड। बीबी ये इससे ऊपर बुक वैल्यू। चलो जी, ये कर लिया था हमने। प्यारे बच्चों, आज हमने थोड़ा सा ट्रिकी मॉडल पढ़ना है, ज़रा दिमाग हाजिर रखना। जी मेरा बच्चा, देखो इसकी लॉजिक ये है कि पूरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ना, वो हमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसे डिविडेंड्स जो कांस्टेंट और परपेचुइटी में ग्रो करते हैं, उसके लिए फंक्शन कैलकुलेट किया गया। ये पूरा फंक्शन एक प्रोग्रेशन का फंक्शन है, और ये फंक्शन अभी हम बैठकर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मुझे पहले इससे 2-3 चीज़ें और पढ़ानी पड़ेंगी। तो ये तुम लोग ने वो प्रोग्रेशंस पढ़ा हुआ है ना, हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और कौन सा है? अर्थमेटिक, और फिर हार्मोनिक है। तो ये एक उसमें से फंक्शन जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। मैं CFA करके आ गया, मैंने इसको प्रूफ किया नहीं किया बैठ के, ठीक है, बस अपने एक दिमाग में डाल दिया। आप आगे कॉस्टिंग के अंदर एक फंक्शन आपने पढ़ा था किस चीज़ का? लर्निंग कर्व का, ठीक है, वो आसान था। अच्छा, ये भी मुश्किल नहीं है। मसला ये कि अभी तुमने इसको इस्तेमाल नहीं किया, थोड़ा जब इस्तेमाल करना शुरू करोगे ना, ये मुश्किल नहीं लगेगा, ये जहन में बस जाएगा। एक और भी चीज़ अभी ICAPS हमने वो की है, रिक्वेस्ट की है कि आप लोगों को एक फार्मूला बुक पेपर में ले जाने की इजाज़त दी जाए, जैसे BFD में होती है। लोग फार्मूला बुक हम हाथ में दे के देते बच्चों को। अब खैर ICAP ने ही फार्मूला बुक अपने पास से वो कर लिया। ICAP ने हमारी फार्मूला बुक उठाई और 2-3 और टीचर्स की फार्मूला बुक उठाई, उसको मिला के एक और फार्मूला बुक बना दी, जो अब ICAP क्या करता है, पेपर में ले लेता है। ठीक है जी। Sir, I have a question. Sir, while finding the market value, the formula
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। देखो एक चीज़ याद रखो कि जो 1+ ग्रोथ रेट है ना, अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि यार से 2020 और 21 के बीच में ग्रोथ रेट था 8%, 21 और 22 के बीच में ग्रोथ रेट था 9%, 22 और 23 के बीच में ग्रोथ रेट था से कोई 10%, और 23 और 24 के बीच में ग्रोथ रेट था 6%। अब आपको एग्जामिनर कह रहे हैं कि यार बताओ क्या करें, किस तरह हम जो है उस पर जाएँ, तो आपको एग्जाम में जो जवाब देना है ना, वो एक ऐसा जवाब है कि यार ये हो सकती है वैल्यू, वो 100% कभी भी सही नहीं निकलेगी। प्रेडिक्ट करेंगे अगले साल शेयर की वैल्यू 150 रुपये होगी, और वो या अगले साल डिविडेंड से 50 रुपये, और अगले साल डिविडेंड आपको देने का भी मौका ना मिले, इतना बड़ा लॉस आ जाए। तो याद रखना, कंपनी की इक्विटी की वैल्यूएशन सिर्फ एक एस्टिमेट होता है, किसी का बाप भी एग्जैक्ट फिगर नहीं कैलकुलेट कर सकता। 2008 में इतना बड़ा क्राइसिस आया पाकिस्तान में, मार्केट आ गई 5000 पॉइंट्स पे, खत्म हो गया, पर ट्रेडिंग ही बंद कर दी उन्होंने, बंद रहेगी मार्केट, 8 महीने मार्केट ही बंद रही, कोई ट्रेड नहीं हुई, इतना बुरा हाल था। 2007 में बहुत सारे लोगों ने मॉडल किया होगा कि जी एनआरएल का एक शेयर जो है ना वो 300 रुपये का जाएगा, एनआरएल का एक शेयर 30 रुपये पे खड़ा था उस वक्त। तो गैब का इल्म हमें नहीं है। तो ये जो आप काम भी कर रहे हो क्या है, एस्टिमेट है। अब जैसे हमने ये सारे ग्रोथ रेट देखे ना, तो हम कहते हैं जो 4 साल का एवरेज ग्रोथ रेट है ये फॉलो होगा अगले कई सालों में, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताओ सर, पिछले 4 सालों में, 5 सालों में से आमतौर पे पता है क्या करना चाहिए? 10 साल का एवरेज लेना चाहिए। क्यों? रीजन, 10 साल में एक इकोनॉमिक साइकिल घूमता है पूरा, 10 साल में रिसेशन भी आ जाती है, 10 साल में बूम भी आ जाता है, 10 साल के अंदर स्टडी भी हो जाती है इकोनॉमी। तो 10 साल में पूरा एक साइकिल घूमता है। आप ये कह लें जी इस पूरे एक साइकिल में एवरेज ग्रोथ रेट ये थी, अगले सालों में भी इंशाल्लाह यही रहेगी, ठीक है जी। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, आगे आओ। अब आज हमने ज़रा सा मुश्किल चीज़ पढ़नी है, इसलिए मैं आराम आराम से एक चीज़ लेके चलूँगा। मुझे बताओ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल क्यों रहे हो? ताकि वैक निकाल सकूँ मैं। वैक क्यों निकाल रहे हो? ताकि कंपनी को बता सकें कि उसने कमाई क्या करनी है, ऐसा। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों गौर से सुनना, मैं आपके सामने एक केस रख रहा हूँ, गौर से सुनना। सर हमारे ये ARTT के बाहर ना अभी एक फ्राइज़ वाला आया, ये बंदा जो फ्राइज़ बेचता है, देखा है ना। तो मैंने उसको एक आइडिया दिया कि आप एक काम करें, ज़रा बेसन लेकर आएँ ठीक ठाक, जैसे पकौड़े बनाते हैं ना, आप बेसन में ये आलू डिप करके बनाएं, और बेसन में हम थोड़ा सा डाल देंगे भंग एक्सपेरिमेंट के लिए, या थोड़ी सी अफ्यूम डाल देंगे, क्योंकि इससे जो है ना वो फ्लेवर फिर ऐसा आता है कि बंदा जो है ना फिर कभी उसको छोड़ता नहीं है। क्योंकि हमारे इलाके में एक चाय वाला था, दूर दराज से लोग आते रहे उससे चाय पीने के लिए। 2-3 दफ़ा मैंने पी ली, मेरी जान नहीं छूट रही उस चाय से। सुबह जाते हुए ऑफिस जाते हुए चाय पी रहा हूँ, वापस आते हुए चाय पी रहा हूँ। पता चला वो बंदा आके सुबह जो पानी होता है ना जिसमें टंकी में वो गर्म हो रहा होता है, उसमें थोड़ी सी अफ्यूम डाल देता था। ओहो हो, तो एक बार खाओगे बार बार आओगे, ठीक है जी। नो वन कैन ईट जस्ट वन, ठीक है जी। तो ये हम बार हेडिंग पे हमने डाल दी और ये काम शुरू हो गया, ठीक है जी। और सुनना, ये बंदे का काम इतना फैल गया कि इससे शिकायत की कि सर मैं पूरा दिन काम करता हूँ, हाथों की जो है ना वो माँ बहन हो जाती है सर, इतना बिजनेस फैल गया। हमने सोचा यार ARTT को छोड़ो, इस पे फोकस करो, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, बराबर में जो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुला हुआ है ना, इसमें हमने टेबल वेबल लगा के एक छोटा सा होटल बना दिया। दूर दराज से लोग आने लगे, भाई फ्राइज़ खाने जा रहे हैं जी वो। अच्छा अब करते 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 बिजनेस फैलता गया। इतने में जो है वो एक बंदे ने कहा यार पार्टनरशिप करनी है, मैंने उसको भी साथ मिला लिया, दूसरे को मिलाया, तीसरे को मिलाया, चौथे को मिलाया। सर हम फैल गए, हमने ब्रांचेस खोल ली, ठीक है जी। अब 20 लोगों की पार्टनरशिप है, पाकिस्तान भर में को 30-35 ब्रांचेस खुल गई हैं। अभी भी और भी फाइनेंस चाहिए, इंडिया से डिमांड आ रही है, ठीक है जी। अब सुना ज़रा दोस्त, अब सुनेगा दोस्त। अब हुआ क्या, हमने कहा एक कंपनी बना लेते हैं। अब जब हमने कंपनी बना ली ना, गौर से सुनना, तो कंपनी जब हमने बना ली तो हमें किसी ने कहा भाई अब तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट चलानी है, अब तो वैक निकालना है। गौर से सुनना, ये सारा काम 1 साल के अंदर हुआ है। कितना, कब हुआ? अब हमारी बन गई कंपनी बन गई तो हम खड़े ईयर 0 पे, ठीक है जी। शेयर होल्डर को हम कह रहे हैं कि जी
अगले साल इंशाअल्लाह ताला आपको डिविडेंड मिलेगा 20 रुपए पर शेयर। कितने का? शेयर होल्डर ने कहा जबरदस्त। उसके अगले साल हमने कहा हमारी ग्रोथ होगी डिविडेंड में 25%। कितनी? माशाल्लाह डिविडेंड ग्रो होगा किससे? 25% से। तो ये कितना हो जाएगा? 25। एक और साल ये डिविडेंड 25% ग्रो करेगा, कितना हो जाएगा? 31। एक और साल ये डिविडेंड ग्रो करेगा 25% से, कितना हो जाएगा? 39। एक और साल ये 25% से ग्रो करेगा 49 कर लो आसानी के लिए। ये 25% ग्रो होते होते ईयर 1 से ईयर 5 तक गया किस रेट से? हमने कहा यार 5वें साल के एंड पे ये दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स पेप्सी और ये सारे ये इस बिजनेस में आ जाएंगे और फिर हम इनको कम्पीट नहीं कर पाएंगे। फिर हमारी जो ग्रोथ है ना ये परपेचुटी में 5% हो जाएगी। अब बताओ आपके डिविडेंड के ग्रोथ के कितने फेजेज हैं? 2 फेजेज हैं। कौन कौन से? एक आपका सुपर नॉर्मल ग्रोथ है और दूसरा आपका, दूसरे को हम कहते हैं जनाब हमारी सस्टेनेबल ग्रोथ। ऐसा तो सस्टेनेबल ग्रोथ हमारी कब से शुरू हुई है? 5वें के आगे से, और 5वें से पहले सुपर नॉर्मल ग्रोथ है। ठीक है जी, सुपर ग्रोथ है। अब गौर तो सुनना, शेयर होल्डर्स हमसे रिटर्न मांग रहे हैं 16% का। कितने का? अब देखो इस तरह की कंपनी की मार्केट वैल्यू मालूम करना थोड़ा सा मुश्किल है। मार्केट वैल्यू है किसके बराबर? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स। मार्केट वैल्यू तो आज भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स ही है। तो डिविडेंड के फेजेस कितने इधर? 5 साल एक सर्टन ग्रोथ है और 5 साल के आगे एक और ग्रोथ रेट। अच्छा एक काम ये करते हैं, जो 5 साल के आगे के डिविडेंड्स है ना उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो पहले। 5 साल के आगे के जो डिविडेंड, अज्यूम करो ये 5 जो है ना, ये 5 ये तुम्हारा ईयर 0 है। 2 मिनट के लिए अज्यूम करो ये 5 क्या है हमारा? ये ईयर 0 है। तो मुझे बताओ अगर ये 5 ईयर 0 है तो ईयर 0 पे डिविडेंड कितना पड़ा हुआ है? 49। ऐसा है, यहां कर दूं जी 49 इंटू 1 प्लस ग्रोथ रेट 5% डिवाइडेड बाय 16% माइनस क्या आ रहा है? 467। ऐसा ये 467 प्रेजेंट वैल्यू है किसकी? डिविडेंड्स बियॉन्ड ईयर 5। और सर मुझे एक बात बताएं, ये प्रेजेंट वैल्यू कहाँ आई होगी? ईयर 0 पे, ईयर 5 पे? ईयर 5 पे मैं यहां लिख देता हूं जी 467। ऐसा मैं कह रहा हूं आगे के सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू ये इंफिनिटी तक जाएगी। तो हमने प्रेजेंट वैल्यू उसकी निकाल ली एक साथ। कितनी जी? 460। अब बताओ हमारे पास टोटल कितने कैश फ्लोज हो गए जिनके हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है? एक कैश फ्लो ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये दोनों किस पॉइंट पे पड़े हुए? तो इनको मिला भी सकते हैं हम, इनको ऐड भी कर सकते हैं, क्योंकि एक ही पॉइंट पे पड़े तो एक साथ ही प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं हम। अब एक काम करते हैं, हम इन दोनों को कर देते हैं ऐड और हम कहते हैं जी हमारे पास जो टोटल कैश फ्लोज हैं वो हैं 20, 25, 31, 39 और 516 या 517। ठीक है, अब बताओ मैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं एक एक करके, क्योंकि ये तो कोई एन्युटी नहीं है, अलग अलग कैश फ्लोज हैं। तो हम वो यूज कर सकते हैं फंक्शन डिवाइडेड बाय 1.16 डिवाइडेड बाय 1.16 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 1.16 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 1.16 रेज़ टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाय 1.16 रेज़ टू द पावर 5। मुझे बताओ मेरे पास ये प्रेजेंट वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं? ये कितना है? 17। ये अच्छा एक एक करके बता। इज द मार्केट वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स? 49 डिविडेंड है। मनिया बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, 19 कर दें जी। फिर और ये क्या है जी? मार्केट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स। हमने पहले एक सर्टन डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, फिर सबको रक्षे में डाल के एक और प्रेजेंट वैल्यू निकाली। सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू हम कहां ले आए? ईयर 0 पे ले आए। कितना देखो जरा,
246, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस क्या रही 300। हम कहेंगे जी हमारे एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है जी 324 रुपये। ऐसा। अब बताएं ये वाला फंक्शन या ये वाला काम कब करना है? जब हमारे पास ग्रोथ मल्टीपल स्टेजेस में आ रही हो। शुरू में ग्रोथ ऐसी हो जो एबनॉर्मल नेचर की हो और फिर क्या हो जाए। अच्छा ये ग्रोथ मतलब हमारे फेवर में 25-25%। ऐसा भी हो सकता है कि एक बिजनेस स्टार्ट हो और शुरू में ग्रोथ हो उसकी 1-1.5%, लेकिन बिजनेस सेट होने के बाद ग्रोथ रेट बढ़ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में डिविडेंड 5 साल तक कांस्टेंट रहे और उसके बाद 5% से ग्रो करना शुरू हो। ये तीनों केसेस तुम्हारा एग्जामिनर पूछ चुका है पेपर में। ऐसा है, ये कॉपी कर लो, शाबाश। अदरवाइज ये हमने लेकर आना ईयर 0 पे। कैसे लेकर आते? डायरेक्ट भी लेकर आ सकते थे। 5% कहां से आया ये मैंने बताया शहरियार कि 5% ग्रोथ रेट फॉलो होगी ईयर 5 के बाद से। ठीक है जी। हैं 39 तक नहीं है ना। 39 पे भी एनुटी तो कांस्टेंट नहीं है ना, ग्रो कर रही है। 25% से ग्रो हो रही है ना, कांस्टेंट थोड़ी है यार। मैं फिर पूछ रहा हूं, मार्केट वैल्यू क्या होती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स। अच्छा ये आप सबको पता है, गौर तो सुनो, छोड़ दो सारी चीजें जरा। एक ईयर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और इसके आगे फिर क्या है? इन्फिनिटी है। गौर से देखना, मुझे बताओ इन सब कैश फ्लोज की अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं तो वो कहां आएगी? इन सब की जहां से कैश फ्लो स्टार्ट हो रहा होता है एक पीरियड पीछे आती है। ऐसा है। मुझे बताओ अगर मैं यहां से आगे के सारे कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लाऊंगा तो वो कहां आएगी? वो ईयर 5 पे आएगी, ईयर 0 पे नहीं आएगी। हम मुझे इसको ईयर 5 से उठा के दोबारा ईयर 0 पे लेकर आना पड़ेगा। जी मेरा बच्चा, कौन सी वाली? देखो ये 5 जो लिखा हुआ है ना तुमने, ये 5वें का एंड है। ये जो 5 नंबर लिखा हुआ है ना, 5वें का एंड है। 5वें का स्टार्ट क्या है? 4। ठीक है जी। अब बताओ जी हमने यहां क्या किया? हमने कहा जी एक सर्टन कैश फ्लोज हैं जो आगे मिलेंगे कयामत तक, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 467। लेकिन इसके अलावा भी कैश फ्लो है, ये 4-5 कैश फ्लो उसके अलावा भी हैं, तो इनकी भी प्रेजेंट वैल्यू हमने क्या करनी है? डालनी है। और ये ईयर 5 पे है, उसको उठा के कहां लेकर आना है? ईयर 0 पे लेकर आना है। ये जो तुम लोग को टीचर पढ़ाता था ना बेचारा, फाइनेंशियल मैथ्स, याद आ रहा है? सर समद हैं, बाकी टीचर्स भी हैं जिन्होंने पढ़ाया तुम्हें, सर दाऊद शाहिद हैं। ठीक है, ये सब माशाल्लाह बड़े बड़े नाम हैं। तो इन्होंने जो तुम्हें पढ़ाया ये आज काम आ रहा है नहीं आ रहा है? हैं? आ रहा है ना? मैं कुछ बोलूं? हाँ जी, हाँ, अब मैं एग्जाम्पल कराता हूं ताकि मामला बिल्कुल क्लियर हो जाए। शाबाश। कितने लोगों ने सर समझ से पढ़ा है? मैं भी, एंड आई एम अ वेरी प्राउड स्टूडेंट ऑफ सर समझ। ये ज़िंदगी में बहुत कम टीचर्स हैं जिनका बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट है। सर समझ इज़ वन ऑफ देम। और शायद सर समझ जैसा टीचर मुझे नहीं मिलता उस वक्त जब मैं आया था सीए में, तो मैं शायद पहले लेवल में छोड़ के भाग जाता। दाऊद शायद तो हमारे भाई हैं यार। जवाब दे रहा हूं बेटा, पहले कॉपी कर लो, मैं जवाब दे रहा हूं। जी मेरा बच्चा, यार एक बात बताओ, सुनो 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 प्यारे भाई, मुझे एक बात ये बताओ, ये जो 49 आपने उठाया है इसको आपने मल्टीप्लाई किया किससे? इफेक्टिवली आपने कौन सा डिविडेंड बना दिया? नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड। ऐसा है? आपने वहां से प्रेजेंट वैल्यू ली है, आके कहां गिरी है? वो ईयर 5 पे गिरी है। ये 49 उसमें शामिल नहीं है। ठीक है ना? चलो
मनी है, इसका जवाब दे रहा हूँ मैं बेटा, 2 मिनट रुक जाओ। जी मेरा बच्चा, कौन सी ग्रॉस रेट? ग्रॉस रेट क्या होता है? अच्छा ग्रोथ रेट, ठीक है। हाँ। यार प्रैक्टिकली जो है ना ग्रोथ रेट ऐसे निकलता भी नहीं है, ठीक है जी। ये एक्चुअल ट्रेंड ही है ना, ये पास हिस्ट्री रही है, वो क्या है? और एक्चुअल ट्रेंड क्या होता है? मैं फिर एक चीज़ पूछ रहा हूँ, बीच वाली वैल्यूज रखने के लिए ना हमें लगाना पड़ेगा रिग्रेशन का फंक्शन, ठीक है जी। क्या लगाना पड़ेगा? हम बैठे हुए कहाँ हैं? एग्जाम हॉल में। प्रैक्टिकली ऐसे ग्रोथ रेट कैलकुलेट होता है? नहीं होता। फिर कैसे कैलकुलेट होता है? प्रैक्टिकली सिर्फ हमारा डिविडेंड ग्रोथ रेट नहीं निकालते हैं, हम इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट निकालते हैं, पूरे मुल्क का ग्रोथ रेट निकालते हैं, फिर हम 4-5 ग्रोथ रेट निकाल के उनको एवरेज करते हैं। हम कहते हैं जी इन सब का मिला के हिसाब किताब ऐसा है कि हम इस स्पेस से आगे बढ़ेंगे। हम कहाँ बैठे हैं इस वक्त? एग्जाम में बैठे हैं। अब पता है ये चीज़ एक बच्चे को सही समझ आ रही होगी, वो कह रहा है मुझे तो समझ आ रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है, ग्रोथ रेट ऐसे निकलता है। ये कौन से ग्रोथ रेट की बातें हो रही हैं? मैंने एक दिन ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती पता है क्या की? एक स्टैंडर्ड पढ़ा रहा था IAS 19, उसका ट्रीटमेंट चेंज हुआ था। तो मैंने कहा बच्चों को इम्प्रेस करूंगा, जाके पहले पुराना ट्रीटमेंट बताऊंगा फिर नया बताऊंगा। मैंने पहले पुराना ट्रीटमेंट बताया कोई 15-20 मिनट, उसके बाद मैंने कहा अब चेंज हो गई, ये हो गया। बच्चा कहता पुराना वाला ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद मैं जब ज़िंदगी में पढ़ाने गया ना, कभी पुराना ट्रीटमेंट नहीं पढ़ाया। मैंने कहा यही किताब में जाके एग्जाम में करके आना है भाई। ये आपका ग्रोथ रेट निकालने का तरीका है, यही आपको एग्जाम में जाके करना है। प्रैक्टिकली ग्रोथ रेट कैसे निकाला जाता है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की औकात ही नहीं है इस लेवल पे चीज़ें करने की। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? CFA करना पड़ेगा, और किसी अच्छे ब्रोकरेज हाउस में आपको प्रैक्टिकली किसी अच्छे CFA चार्टर होल्डर के नीचे काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको समझ आएगा कि प्रैक्टिकली कैसे काम होता है। क्या हम आगे बढ़ जाएं? इसी चीज़ को मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा जी। किसमें? यार छोड़ दे भाई, उस बच्चे को अच्छा समझ आ रहा है, वो परेशान हो जाएगा कि असल में कैसे कैलकुलेट होता है, जाने दे। बोर्ड पे देखें हम यार, यहाँ देख लो दोस्त, मैं एक छोटा सा सवाल देके ना और एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको, बोर्ड पे देखना। सारी चीज़ें छोड़ दो, हमें अभी कोई टेक्निकल बात नहीं कर रहा, अभी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखते हैं, ठीक है। मुझे बताओ एक कंपनी का ये कैश फ्लो है 100 रुपये, 100 रुपये और 100 रुपये। ईयर 3 से ऑनवर्ड्स परपेचुटी में 5% की ग्रोथ है। हम कहाँ खड़े हैं इस वक्त? ईयर 0 पे खड़े। कंपनी का KE है 20%। मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दो, भाड़ में गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैथ्स करके दो, मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दो, शाबाश। हैं? और कौन सा रेट चाहिए भाई? किस रेट के सुनने के मूड में? क्या चीज? हाँ क्या चीज? तो क्या बातें कर रहे हो सर? 900। मैं कह रहा हूं ईयर 3 के आगे ग्रोथ लगेगी 5% की। सुन नहीं रहे हो क्या? शुरू के 3 साल डिविडेंड कांस्टेंट रहेगा, इसके बाद क्या होगा? 5% से ग्रो करेगा। तो चुप करके कर ले भाई, 15 जवाब दे चुका है, सारे गलत हैं। अपना नहीं है भाई। इन 3 को भी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे भी 172 से ज़्यादा निकलेगी जी। कल से भाई रेनन मार्टिन की किताब लेकर आनी है। रेनन मार्टिन एक किताब है अंग्रेज़ी की, क्योंकि मैं अब तुम लोगों को PRC भी पढ़ाऊंगा पहले,
ठीक है ना। हाँ, ये मुझे लग रहा है कि अगर ये चीज़ें तुम लोगों को नहीं आती तो पीआरसी पढ़ाना पड़ेगा तुम लोगों को। 615। अच्छा बताओ इसमें प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालें? पहले काम करते हैं, जो चौथे साल से आगे के कैश फ्लो देना, चौथे से लेके इन्फिनिटी तक, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते। कैसे निकलेगी? 100 रुपये इंटू 1 प्लस 5% डिवाइडेड बाय 20% माइनस क्या आ रहा है? 700। आधे नशइयों ने ये 700 निकाला और वहीं छोड़ दिया, कहा ये मार्केट वैल्यू है। ये किन की प्रेजेंट वैल्यू है? उस तीसरे के आगे कैश फ्लो है उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। ये सारी प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। अब बताओ, मैं आपसे पूछता हूं कि 100 रुपए का डिविडेंड इधर, 100 रुपए का डिविडेंड इधर, 100 रुपए का डिविडेंड और फ्यूचर के सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू ये रही, तो ये कितने हो गए? अब मुझे एक काम करें, इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के दें। किस रेट से? डिवाइडेड बाय 1.2 डिवाइडेड बाय 1.2 रेज़ द पावर 2 डिवाइडेड बाय 1.2 रेज़ द पावर 3, कितना? 616 या 615, ऐसा है। इसमें क्या ऐसा मसला था? हैं? इसमें तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था ना। या अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या हम आगे बढ़े? ये कॉपी करो पहले। आज मैंने आपको मैथ्स पढ़ाई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ाई है। हाँ, 28 वाला मैथ चाहिए राजा जी। राजा कौन है? वो राजा हैं? नहीं, मैं तो शाम में ना स्क्रीनिंग करके क्या करेंगे हम? 615 क्या है? दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन सर। 615 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल डिविडेंड्स, ठीक है जी, विच ऑल्सो इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनीज इक्विटी। ऐसा फ्यूचर डिविडेंड और डिविडेंड एक ही चीज है यार। फ्यूचर डिविडेंड इन कैश, फ्यूचर डिविडेंड इन कैश इन पाकिस्तानी करेंसी, फ्यूचर डिविडेंड इन कैश इन पाकिस्तानी करेंसी इन 10-10 रुपए वाले नोट, फ्यूचर डिविडेंड इन कैश इन पाकिस्तानी करेंसी 10-10 रुपए वाले नोट विद अ रेड कलर का रबड़। हाँ, क्या चाह रहा है भाई? आगे बढ़े। 100 वाले नहीं है ना, 100 वाला टोटल एक ही नोट है। जस्ट बड़े हम आगे दोस्त। यार तुम लोग क्यों इतना टेंशन में रहते हो? मुझे अजीब से लगते हो तुम लोग यार, बड़े परेशान बैठे हुए होते हो। क्यों हैं? ऐसा ही हो क्या? ऐसा जिंदगी में गम मिल गया तुम लोग? हैं गम? बड़े हम आगे दोस्त। आए मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक सवाल सॉल्व करके दो। देख के करना है सवाल को, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। एमएफए में बेटा चीज़ें ऐड हुई हैं तो फाड़ देंगे पुराना वाला। हाँ, एमएफए में बेटा अब जो है ना इस्लामियात पढ़ाई जाएगी, ठीक है जी। एक बच्चा रात को उस ग्रुप पे लड़ रहा है, कॉस्टिंग हमने जो है ज़बरदस्त प्रीमियम में दिया, वो कह रहे नए लेक्चर डालें, वो तो एमए हो गया है। वो भाई एमए में कोई कोर्स में चेंज नहीं है, सिर्फ क्या है उसके अंदर मुश्किल हो गया, उसके अंदर एडिशनल प्रैक्टिस डाल देंगे। नहीं, जो पहला चैप्टर है उसी को मुश्किल कर दें, हल करें हैं। हाँ, मैं सोच रहा हूँ पीले रंग की शर्ट में पहन के वो बनवा लूँ। अच्छा, ये कह रहे जी एबीसी लिमिटेड हैज़ ग्रोन अ लॉट थ्रू अडॉप्टिंग रिस्क सीकिंग अप्रोच। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब क्या है? ये कंपनी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में पैसा डालती है जहाँ भले उसको रिस्क ज़्यादा मिले, टेंशन नहीं होती इस कंपनी को। ये कहती है भाई मुझे कमाना है पैसा तो मैं रिस्क ज़्यादा लूँ, जितना ज़्यादा रिस्क को कोई टेंशन नहीं, हमने क्या कमाना है? पैसे कमाने। फिर द कंपनी इज़ नाउ कंसिडरिंग टू फॉर्म अ न्यू कंपनी, ठीक है जी, एक नई कंपनी हम बनाना चाह रहे हैं, द फ्यूचर टेक,
to develop state-of-the-art graphic laptops. The company considers that post-COVID scenario is very congenial for the investment as a whole. The world is moving towards online working. उसने कहा जी कोविड ने हमारे लिए एक नया एवेन्यू क्रिएट कर दिया है. लोग अब घर से बैठ के काम करेंगे, तो एक काम करते हैं, ग्राफिकल टैबलेट्स ले आते हैं ताकि लोग जो है ना वो लिखना लिखाना भी ऑनलाइन ही करें. ऐसा द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग टू यील्ड अ डिविडेंड ऑफ 20 रुपीज इन फर्स्ट ईयर. पहले साल का डिविडेंड कितना होगा? 20 होगा. देयर आफ्टर द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 25% फॉर द नेक्स्ट 4 years. नेक्स्ट 4 years का मतलब 5वां साल तक जाएगा. दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां किस रेट से ग्रो होगी डिविडेंड? 25% से. फिर उसने कहा जनाब इसके बाद एक सस्टेनेबल ग्रोथ आ जाएगी कितने की? 8%. इसके आगे का ग्रोथ रेट 8%. उसने कहा जी कंपनी का कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 17.2%. कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू निकालें. शाबाश शाबाश मेरे बच्चों. $700 बेटा फ्यूचर डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू है, मुकम्मल सारे डिविडेंड्स की नहीं. ईयर 3 से ऑनवर्ड्स जो डिविडेंड है उनकी प्रेजेंट वैल्यू है. हमें मार्केट वैल्यू चाहिए सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू. 318 कितना? 318 बिल्कुल सही है जी. बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे भाई. मुझे बताओ पहले ड्राफ्ट कर लो डिविडेंड्स. 1, 2, 3, 4 और 5 कितने जी डिविडेंड? 20. 25% के हिसाब से 25. ये वही डिविडेंड है मनुष्य जो पीछे देख कर आ रहे हो. सिर्फ डिस्काउंट रेट चेंज था, उसमें भी तुम लोग ने जो है ना वो मैसअप कर दिया अच्छे अल्फाजों में. अच्छा आप पहले क्या करें जी, 49 के आगे के कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें. ग्रोथ रेट क्या है? डिवाइडेड बाय 17.2% -20, 25, 31.2. अब बताओ जी प्रेजेंट वैल्यू एट 17.2%. टोटल बता रहे 3. 57.5. तुझे और कहीं 0.5 नजर आ रहा है कि मैं यहाँ लगाऊंगा? हैं? कोई मसला नहीं बेटा, फाड़ दो ये पेज. कोई मसला नहीं, 2 रुपये ऊपर आगे क्या टेंशन है यार. नेक्स्ट 4 ईयर उर्दू जुबान में लिखा हुआ है. यहाँ उर्दू में पढ़ा देता हूँ. ये लिखा है जी कंपनी ने डिविडेंड देना है एंड देयर आफ्टर ग्रोथ रेट इतना फॉर दी नेक्स्ट 4 years. अच्छा भाई इंटरप्रिटेशन एक दफ़ा मैं दोबारा बताने की कोशिश दोबारा कर रहा हूँ. मुझे बताओ ये 575 क्या है? आगे की डिविडेंड. ये 5वें साल से आगे के जितने डिविडेंड्स हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू है 5वें साल पे. मनिया बाजी ये क्लियर हो गया? शेयर की मार्केट वैल्यू किसके बराबर होती है? सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू ईयर 0 पे. ये ईयर 0 पे नहीं है. ये प्रेजेंट वैल्यू कहां निकली है? ईयर 5 पे निकली है. बचपन में जिस बंदे ने हमें मैथ्स पढ़ाया था ना, उसने कहा था भैया जब आप किसी चीज की वैल्यू निकालते हो ना, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हो ना, जैसे यहां कैश फ्लो है, यहां कैश फ्लो, यहां कैश फ्लो और यहां कैश फ्लो है, आप एन्युटी लगाओ. ये प्रेजेंट वैल्यू कहां आएगी? जहां से कैश फ्लो स्टार्ट हो रहा है ना उससे एक पीरियड पीछे. अगर ये कैश फ्लो स्टार्ट हो रहा होता कहां से? ईयर 2 से, तो प्रेजेंट वैल्यू कहां आती? ईयर 1 पे आती. फिर उसको हमें ईयर 0 पे लाने के लिए एक और दफा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती. सर अगर कैश फ्लो स्टार्ट ही ईयर 5 से हो रहा हो तो फिर, या ईयर 6 से हो रहा हो तो फिर प्रेजेंट वैल्यू कहां आएगी? ईयर 5 पे आ जाएगी एक पीरियड पीछे, और फिर ईयर 5 से उठ के यहां जाएगा. ऐसा
अब बताओ जी ये 575 क्या है? ये ईयर 6, 7, 8, 9 करते करते कयामत सूर फूंकना, वहां से सारे डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब ये कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू थोड़ी है। कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू क्या होगी कि आप इस डिविडेंड की भी प्रेजेंट वैल्यू निकालें, इसकी भी निकालें, इसकी भी निकालें, इसकी भी निकालें, इसकी भी निकालें और इसकी और एक दफा फिर प्रेजेंट वैल्यू निकालें। कहां ले आए सबको? ईयर 0 पे ले आए। जब आप ईयर 0 पे ले आओगे तो ये बन जाएगा 357। अब हम कह सकते हैं दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स इंक्लूडिंग दैट 575 जो प्रेजेंट वैल्यू उससे आगे के डिविडेंड्स की है। ऐसा है, इसका मतलब समझ आ गया। 575 का क्या मतलब है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स दैट विल कम बियॉन्ड ईयर 5। ऐसा वेरी गुड बेटा। नहीं बेटा, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा मेरा बच्चा। मुझे एक बात बताओ, इधर मैं फ्यूचर वैल्यू निकाल रहा हूं या प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं? तो ये 575 क्या है? ये वो डिविडेंड्स हैं जो ईयर 5 के आगे 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 मिलेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है ईयर 5 पर, ईयर 0 पे नहीं है। बाकी डिविडेंड्स भी मैं इसमें ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 357। अगर आप इस शेयर को आज खरीदते हो किस रेट पे? 357 पे, तो इंशाअल्लाह ताला आप कयामत तक 17.2% का रिटर्न कमाते रहेंगे। ये इसका ये मतलब है। एक बच्चा कह रहा है सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि बच्चों को इसमें क्या समझ नहीं आ रहा है। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब सर हमने ना इक्विटी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, हमारे कोर्स में इक्विटी इतनी ही थी, ठीक है। अब हम एक छोटी सी डिस्कशन करेंगे और इसके बाद फिर हम जो है वो कुछ सवालात करेंगे और फिर हम इक्विटी का एक दूसरा मॉडल उठाएंगे जिसका नाम है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, ठीक है। बोर्ड पे देखना, सारी चीज़ें छोड़ के यहाँ देखो, एक छोटा सा केस आपके सामने रख रहा हूँ। जो चीज़ पड़ी है ना वो आपने औजार जमा किए, ये जमा किए। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्चुअली अप्लाई करने जा रहे हैं डिफरेंट केसेस के अंदर। तैयार हो? बोर्ड पे देखें, एक कंपनी है जिसका नाम है कंपनी ए। गौर से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, ये कंपनी ए में सारे शेयर्स मिस्टर ए के हैं या मिस्टर एक्स के हैं, ठीक है जी। मिस्टर एक्स कौन है? शेयर होल्डर है, मालिक है, इंटायर कंपनी के मालिक हैं, ठीक है जी। सारा पैसा इसी का लगा हुआ है। बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, अब बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे भाई, ये कंपनी हर साल इनको डिविडेंड देती है 20 रुपए पर शेयर का, और लगता है कि कयामत तक ये डिविडेंड इसी तरह मिलता रहेगा। कांस्टेंट डिविडेंड है, नो ग्रोथ इन डिविडेंड्स, नथिंग ऐसा। और ये चाहते हैं कि इनका जो रिक्वायर्ड रेट है जो इनको मिलता रहे कयामत तक वो है 16%। बताओ इस कंपनी की वैल्यू कितनी है जी? अच्छा, नंबर ऑफ शेयर है कंपनी के 5000। ये बताओगे इंटायर कंपनी की वैल्यू कितनी है? इंटायर कंपनी की वैल्यू कितनी है? कैसे निकाला? मार्केट वैल्यू एक शेयर की निकालना पहले, किस तरह जी? 20 डिवाइडेड बाय 16%, ऐसा है। क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? 100। और कंपनी के शेयर्स कितने? कितने पैसे बन गए? 6,25,000। ये जो कंपनी का मालिक है ना मिस्टर एक्स, ये जिस गली मोहल्ले में जाता है लोगों को कहता है 6,25,000 की कंपनी है मेरे पास। 6,25,000 भाईजान, 6,25,000 की कंपनी है मेरे पास भाई, 6,25,000 का मालिक हूँ भाईजान, मैं 6,25,000 का मालिक हूँ, ऐसा। इसको एक बंदे ने आइडिया दिया कि सर जो आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है जी, थोड़ा पैसा डालें कंपनी के अंदर, जेब से थोड़ा पैसा डालें, एक ब्रांच लाहौर में खोल लें, एक ब्रांच लाहौर में खोल लें। इसने कहा अच्छा कितने पैसे डालूं? इसने कहा लाहौर में ब्रांच खोलने के लिए आपको घर से 1 लाख रुपए लाने पड़ेंगे। कितने? लाहौर में ब्रांच खोलने 1 लाख रुपए घर से ले आए। इन्होंने सोचा मैं 6,25,000 का मालिक हूं, जेबें चेक की, जेब खाली है, 6,25,000 कहाँ है?
वो तो कंपनी है ना, जेब में थोड़ी पड़े मैं। इसको किसी ने क्या कहा, घर से जाओ पैसे लेकर आओ और इस कंपनी में पैसे डाल दो, ये दूसरी ब्रांच खोल लेगी। मैंने कहा इससे होगा क्या? उसने कहा भाई इससे होगा ये कि कंपनी का डिविडेंड 20 रुपए से 28 रुपए पर शेयर पे चला जाएगा। ऐसा किस पे चला जाएगा? 28 रुपए पर शेयर। आपका रिक्वायर्ड रेट भी तब्दील नहीं होगा। अब बताओ क्या इस बंदे को घर से लाख रुपए लाने चाहिए या नहीं? हैं? कैसे मालूम करें, कैसे निकालें हम? मुझे बताओ लाख रुपए आने के बाद कंपनी के एक शेयर के डिविडेंड कितने, एक शेयर का अमाउंट कितना हो जाएगा डिविडेंड का? 28। निकालो इसकी नई मार्केट वैल्यू पर शेयर। अच्छा और तो सुनना, ये सुनो 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 मेरे प्यारे बच्चों, सुनो 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 सुनो, ये 1 लाख रुपए जो लेकर आ रहा है ना, इसको मैं 1,25,000 कर दूं? कितने? 1,25,000। ऐसा है, मालिक को हम कह रहे हैं 1,25,000 घर से भाई और ले आ। बताओ कंपनी मालिक को नए शेयर इशू करेगी क्योंकि तो पैसा डाल रहे ना बिजनेस के अंदर, इसको नए शेयर इशू होंगे। एक शेयर कितने का है कंपनी का? 125 रुपए का। तो बताओ मालिक को नए शेयर कितने इशू होंगे? कितने? अगर 1,25,000 को 125 से डिवाइड करके 100 आ रहा है तो कैलकुलेटर अपने सर पे मार दो, कितने शेयर हो जाएंगे? 1000 शेयर्स। पहले कितने थे? 5, अब कितने हो गए? 6। अब मालिक का ये पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है? लाहौर में ब्रांच खोलने पे मनूसों। जब लाहौर में ब्रांच खुलेगी तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ेगा तो डिविडेंड बढ़ेगा। डिविडेंड कितना हो जाएगा? अब पहले कितना था? मालिक के लाख रुपए लाने से या 1,25,000 रुपए लाने से डिविडेंड 20 से 28 पे चला गया। अब बताओ सर कंपनी के एक शेयर की वैल्यू कितनी हो गई? डिवाइडेड बाय 16%, कितना? 175। अब बताओ मार्केट वैल्यू टोटल कितनी हो गई? 175 मल्टीप्लाई बाय 6,000 कितने? 1050,000,000। ऐसा है? ऐसा है या नहीं? एकदम से कंपनी की वैल्यू 6,25,000 से बढ़ के कितनी हो गई? कितनी वैल्यू में इंक्रीज आया? वैल्यू का इंक्रीज कितना है? 4,25,000। लेकिन ये 4,25,000 का अमाउंट बढ़ाने के लिए मालिक ने घर से पैसे लाए हैं कितने? 1,25,000। इसका मतलब है इस 4,25,000 में से अगर मैं वो 1,25,000 हटा दूं जो मालिक घर से लेकर आया है तो बाकी का सारा अमाउंट क्या है? बाकी का सारा अमाउंट है ग्रोथ, गेन, फायदा। अगर मालिक 1,25,000 लाकर 1,25,000 एक डब्बे में डाल दे, जिस डब्बे की ऑलरेडी वैल्यू कितनी है? 6,25,000। अगर उसमें मालिक 1,25,000 डाल देता है तो उसूलन उसकी वैल्यू हो जानी चाहिए 6,25,000 और 1,25,000 7.5 लाख। लेकिन वैल्यू कितनी हो गई? ऐसा क्यों? क्योंकि मालिक जो 1,25,000 लेकर आया, हमने एक नई जगह पे बिजनेस खोला जिससे हमारा ओवरऑल डिविडेंड क्या हुआ? बढ़ गया। और अब हम मालिक कह रहे हैं सबको 1.05 मिलियन। भाई 6,25,000 साल में घर से 1,25,000 मैंने ला के डाला बिजनेस के अंदर, माशाल्लाह बिजनेस की वैल्यू कितनी हो गई? क्या मालिक का ये इन्वेस्टमेंट करना जस्टिफाइड है? क्या मालिक का ये इन्वेस्टमेंट करना फाइनेंशियली वायबल है? क्या मालिक का ये इन्वेस्टमेंट करना उसके अपने वैल्यू ग्रोथ के लिए मुफीद है? यस सर। क्या मैं कह सकता हूं कि सर कंपनी के शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ गई? अगर कोई आपसे पूछे शेयर होल्डर की वेल्थ कितने से बढ़ी, क्या जवाब दोगे? हम कहेंगे 3 लाख से, क्योंकि 1,25,000 तो वो घर से लाया, उसकी जेन्युइन वेल्थ में इंक्रीज आया कितने का? 3 लाख रुपए का। ऐसा है एग्जाम में वो आपको इस तरह के सवाल देता है जिसमें आपको ये फंक्शंस जो अभी तक आपने ऊपर सीखे हैं ना, ये इस्तेमाल करना होंगे। वो आपसे कहेगा बताओ ये काम करें या ना करें, बताओ नए शेयर मालिक को इशू करके ये पैसा मालिक से लेके डिविडेंड को बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, या जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दें। ऐसा अगर सीन ऐसा होता कि मालिक ये 1,25,000 लेकर आता लेकिन डिविडेंड 20 रुपए से बढ़कर ऐसे कर दूं, डिविडेंड 20 रुपए से बढ़कर 22 रुपए हो जाता तो फिर हम क्या करते हैं? हम कहते हैं मार्केट वैल्यू कितनी है जी? नई मार्केट वैल्यू ये 137 बन रहा है पॉइंट, मल्टीप्लाई बाय शेयर्स कितने करो 11, 8,25,000। पहले वैल्यू कितनी थी?
6.25 कितने का हम हिसाब किताब, गेन कितने का? लेकिन ये 2 लाख हमारा गेन नहीं है, इसमें से हम 1.25 की क्या लेकर आए, इक्विटी लेकर आए, बाकी 75,000 का हमारा जेन्युइन ग्रोथ है। ऐसा केस 3, अगर ये डिविडेंड 20 से बढ़ के कितना हो जाता, सिर्फ 21 हो जाता, 1 रुपए का डिविडेंड बढ़ जाता बस। अब 131 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा है, 7,87,000, और पहले वैल्यू कितनी थी, कितना ग्रोथ है, 1,62,500, जिसमें से मालिक कितने लेकर आए, बाकी क्या है, बाकी 37,500 गेन है। यानी आपका 1 रुपए का डिविडेंड भी बढ़ जाने से इतना ग्रोथ आ रहा है। व्हाट इफ के सर आपसे कहा जाए कि जी कंपनी का डिविडेंड 20.2 हो जाएगा, अब बताओ जी 20.2 डिवाइडेड बाय कितना, 126 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 7 लाख, अब कितना जी 6 लाख, मैं थक गया हूं, लेकिन ये मनुष्य को अब भी कुछ ना कुछ फायदा हुए जा रहा है। ऐसा व्हाट इफ का डिविडेंड जो है वो 20.1 हो जाए, लेकर आओ यार इसको, मनुष्य को नुकसान दो जरा सा, नुकसान कितना होता है ये 125 पॉइंट, हैं? अच्छी बात है ना भाई, 20.005 हो जाए तो किसी ना किसी पॉइंट पे इसको नुकसान हो सकता है। ऐसा है? इसको मां की दुआ है, ये कॉपी कर लो यार और सवाल करो, शाबाश यार। ये वैसे हिला दो बंदे को, लेकिन अल्लाह की मर्जी ना हो हिलेगा नहीं है। हाँ, कि पैसे लेकर आओ और कंपनी का डिविडेंड क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है जी, वेरी गुड हैं, माशाल्लाह। माँ की दुआएं में बंदा कह रहा है नहीं हिदायत नहीं है जी। बड़े हम आगे दोस्त, रिक्वायर्ड रेट नहीं बढ़ सकता। रिक्वायर्ड रेट 2 सूरतों में बढ़ता है भाईजान। रिक्वायर्ड रेट 2, यार तुम दोनों दो बंदे ना यहाँ आगे बैठ जाओ, तुम दोनों में से 2 बंदे इधर आगे बैठ जाओ, नहीं बल्कि चलो बैठे रहो, एंजॉय जी। एक मैं सवाल का जवाब दो फिर। एक बच्चा कह रहे रिक्वायर्ड रेट क्यों नहीं बढ़ा। रिक्वायर्ड रेट 2 ही सूरतों में बढ़ता है, या तो फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो जाए या बिजनेस रिस्क चेंज हो जाए। बिजनेस रिस्क का मतलब है आप किसी दूसरे सेक्टर में पैसे डाल दो। आप फार्मा सेक्टर में हो, आपको किसी ने कहा यार एक काम करो, जो 1 लाख रुपए ना इससे आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में घुस जाओ। अब आपके बिजनेस डायनामिक्स चेंज हो गए, तो आपका रिक्वायर्ड रेट भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या आपने लोन ले लिया, लोन लेने से क्या होगा, अब आप जो डिविडेंड कमाओगे, प्रॉफिट कमाओगे, पहले किसको दोगे, बैंक को दोगे, जो बचेगा वो। तो इससे कंपनी का रिस्क क्या हो जाता है। अदरवाइज कंपनी अगर अपने ही सेक्टर के अंदर दूसरी ब्रांच खोले, तीसरी ब्रांच खोले, चौथी ब्रांच खोले, ठीक है जी, और डायनामिक्स चेंज नहीं हो तो उसका रिस्क तब्दील नहीं होगा, तो रिटर्न भी तब्दील नहीं होगा। ऐसा एक सवाल दूं मैं आपको सर, अभी कंपनी ए का मालिक सिर्फ शेयर होल्डर एक्स था, उसके पैसे थे नहीं, ये 1000 शेयर उसने मार्केट में फ्लोट किए, 1 लाख नहीं मार्केट में फ्लोट नहीं किए, खुद लिए ना, राइट इशू किया इसने, अपने आप को। कंपनी अब इशू कर दी ना, कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी ना। शेयर होल्डर तो आरिफ हबीब इन्वेस्टमेंट्स का से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अज्यूम करो सिर्फ आरिफ हबीब साहब ही होते तो अपने आप को शेयर इशू कर सकते हैं ना, कंपनी इशू करेगी ना उनको शेयर। आगे बढ़े हम दोस्त जी, मेरा बच्चा ठीक है। लॉस नहीं होगा क्या मतलब, देखो उसूलन पता क्या होना चाहिए था, ये शेयर इशू होना चाहिए था डिस्काउंट पे, तो जाके जो है ना वो 1000 की जगह 2000 शेयर इशू हो जाते, तो फिर मामला आउट हो जाता। आगे बढ़े हम।
आपके एग्जामिनर ने ये सिनेरियो 9 नंबर के लिए पूछा है, 9 मार्क्स के लिए सिनेरियो पूछा है। कितने के लिए? 9 मार्क्स के लिए। ऐसा है? बिल्कुल ठीक है स्क्रीन यार, क्या मसला है बेटा? ये मैंने अज्यूम किया है, खुद से किया है। अज्यूम खुद से ही होता ना। नहीं आ रहा ना? अब तुम्हारा पहला कमेंट आया ये, सर अगर शेयर होल्डर रिटर्न ज़्यादा दे या ज़्यादा मांग ले। मैं फिर रिपीट कर दूं, शेयर होल्डर आमतौर पे रिटर्न ज़्यादा जब ही मांगता है जब एक नए सेक्टर में आप जा रहे हो या लोन ले रहे हो थोड़ा सा, तो वो ज़्यादा रिटर्न मांगेगा। अच्छा चलो, ये एक फर्जी सिनेरियो बनाया जा सकता है कि लाहौर जाने के बाद शेयर होल्डर्स की हट गई, उन्होंने कहा नहीं जाना चाहिए, जाओगे तो हम 17% मांगेंगे। हो सकता है, ठीक है जी, वैसे नहीं होता ऐसे। आमतौर पे एक सेक्टर के अंदर ऑपरेट करने से रिस्क चेंज नहीं होता। रिस्क चेंज होता है जब आप ऑल टुगेदर बिजनेस चेंज कर दें, ठीक है। जियोग्राफिकल लोकेशन चेंज करने से अगर रिस्क आता है तो आप उसको इनकॉर्पोरेट कर लें, कर सकते कोई मसला नहीं, लेकिन आमतौर पे हम कंसिडर नहीं करते। क्या चीज़? सही कह रहे हैं। बिजनेस रिस्क चेंज होता है जब आप सेक्टर चेंज करते हैं, ठीक है। अगर आप वहाँ जाके कंपनी खोलते हैं और आप कह रहे हैं ये मेरी नज़र में सेक्टोरल चेंज है तो कर दें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की किताबें नहीं कहती हैं, प्रैक्टिकली होता है बिल्कुल। चलो जी बढ़ जाए। ये सारा नीचे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक आपने कॉपी कर लिया बहुत है ना। नीचे तो मैं समझाने के लिए लेकर आया हूँ। जी मेरा बच्चा, बिल्कुल मांग सकते। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक थ्योरी की 1500 एक्सेप्शन है। एक कंपनी डिविडेंड देती थी ज़्यादा, उसने एकदम से अपनी पॉलिसी चेंज की, उसने कहा जी आइंदा के बाद 20% रिटेंशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो ये भी कहती है कि लोग इसको भी रिस्क परसीव कर सकते हैं कि जी मेरे पास पैसे रहने दो, क्यों मेरे पैसे रोक रहे हो? पैसे रोकोगे मैं ज़्यादा रिटर्न मांगूंगा, ठीक है। बड़े आगे आओ मेरे प्यारे बच्चों, गौर से देखना, सारी चीज़ें छोड़ दो। इसका नाम है सलीम। एक सिनेरियो है यार, क्या नाम दूँ उसको, ठीक है जी। केस 3 दिखा दें यार, मैंने नहीं दिखाने केसेस यार, इसीलिए मैं लाइव नहीं पढ़ाता, इसीलिए। बड़े हम आगे, चलो आओ मेरे प्यारे बच्चों। सर एक सिनेरियो आपके सामने और रख रहा हूँ। मुझे एक बात बताएं, एक कंपनी है जिसका डिविडेंड है 50 रुपये, ठीक है जी। इसका केई है से 20%, ठीक है जी। केई 20% है, इसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं 5000। कंपनी 100% पे आउट करती है। मैं यहाँ रुक रहा हूँ, मुझे बताओ एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 250। कंपनी की वैल्यू कितनी है? 12 लाख। अच्छा आप सुनना, हम इस पोजीशन से जा रहे हैं, हम सोच रहे हैं एक नई इन्वेस्टमेंट की जाए, न्यू इन्वेस्टमेंट। इसके लिए हमें पैसे चाहिए सर कोई 5 लाख रुपए। कितने? 5 लाख रुपए। हम मार्केट में ये 5 लाख रुपए जाएंगे मांगने के लिए, तो हमें शेयर इशू करना पड़ेगा 200 रुपए में। कितने में? 200 रुपए पे शेयर इशू करना पड़ेगा। डन। वैसे मार्केट वैल्यू कितनी है? 250 रुपए, लेकिन एक शेयर में कितने का इशू करना पड़ेगा? 200 रुपए का, ताकि शेयर होल्डर क्या हो जाए? अट्रैक्ट हो जाए, ज्यादा नहीं हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, या 5 लाख रुपए के शेयर खरीद लें वो, ऐसा। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये होगा सर हमारे डिविडेंड, और जो सुनिएगा, हमारा डिविडेंड नेक्स्ट ईयर का 48 रुपये हो जाएगा।
नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड कितना हो जाएगा, लेकिन डिविडेंड में ग्रोथ आ जाएगा 8% का। ठीक है जी। और कंपनी का केई 20% ही रहेगा। मुझे बताएं कंपनी के इस डिसीजन का क्या हिसाब किताब है, कंपनी के क्या शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ेगी या नहीं। घर पे जाके पढ़ाई कर ले तरीके से बैठ के, हैं बोर्ड पे देखिएगा। प्यारे भाई, मैं सबसे पहले क्या किया होगा, करंट वैल्यू कितनी है। करंट वैल्यू है सर आपके पास एक शेयर की 20 रुपए का डिविडेंड, सॉरी 50 रुपए का डिविडेंड डिवाइडेड बाय कितना, 250 रुपए मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा है, 12,50,000। ये कंपनी की मार्केट वैल्यू है अगर कंपनी इसी तरह चलती रहे। डन। अब हम एक काम करते हैं सर, हम कहते हैं नहीं यार हमें तो थोड़ा सा ज़्यादा हिसाब किताब कमाना है, तो मुझे बताएं मेरे पास अगले साल का डिविडेंड कितना है, 48। अब मैं नहीं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं, मार्केट वैल्यू पर शेयर आफ्टर न्यू प्रोजेक्ट, ऐसा थोड़ा सा आंखें खोल के इसको काम करना है। कितने रुपए का डिविडेंड है, ग्रोथ रेट कितनी है, डिवाइडेड बाय 20% माइनस क्या आ रहा है, 400 रुपए का एक शेयर हो जाएगा। डन। अब हमने ये मालूम करना हमारे नए नंबर ऑफ शेयर्स हैं कितने टोटल। पहले कितने शेयर थे, 5,000। अब ओल्ड शेयर्स 5,000, न्यू शेयर्स 5 लाख डिवाइडेड बाय कितने, तो अब बताओ टोटल कितने हो गए हमारे शेयर्स, ऐसा है। अब बताओ मेरे एक शेयर की वैल्यू कितनी है, क्या आ रहा है, 3 मिलियन। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारे इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू कितनी है, 3 मिलियन माइनस 12,50,000 क्या आ रहा है, 17,50,000 कमाने के लिए आपको घर से कितने पैसे लाने पड़े, तो इसका मतलब है हमारे पास ये इफेक्टिवली क्या आ गया, गेन आ गया। क्या आपको एक काम करना चाहिए, यस सर। ये 3 मिलियन नेक्स्ट ईयर के एंड पे नहीं है, अभी वैल्यू हो जाएगी, अभी प्रेजेंट वैल्यू है। नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड रख के हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, ऐसा। कितने लोगों ने सही कर लिया था, हैं आखिर में गलती की थी, क्या गलती की, अच्छा इसमें मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ग्रोथ रेट डाल दी, कोई टेंशन नहीं है। अब हमारी क्लास होगी कल, ठीक है, कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे और कल हम जाएंगे डेट पे। सर वो आपने बोला था ना 4 दिन क्लास हो, वो वाला सीन करेंगे, जैसे 2-2 घंटे वाली क्लास। आपको देखें एक चीज़ मैंने उस दिन भी बताई थी कि अभी आर्टिकल्स कंप्लीट होंगी, पेपर पास होंगे, कैफ करने के बाद, फाइनल करने के बाद, तब आपके ओपिनियन की एक वैल्यू होगी, ठीक है ना, अभी नहीं है। हैं कल नहीं रखें क्लास, चलो मैं ये ड्राइव अपडेट कर देता हूँ सबसे पहले। चलो मैं देख लेता हूँ, पहला हफ्ता है, हमने माशाल्लाह अच्छी कवरेज भी कर ली है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और हैं